नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। रामदेव जयंती के मौके पर कोटड़ा स्थित रामदेवरा मंदिर श्रद्धालुओं से भरा रहा। आसपास के विभिन्न इलाकों से आए लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने और पूजा अर्चना करने पहुंचे। भक्तों ने चूरमा और खीर का भोग लगाया और जगह जगह धूप दीप जलाकर बाबा रामदेव की पूजा अर्चना की। मंदिर के बाहर और चारों ओर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखे गए, जिससे मंदिर परिसर उत्सव और भक्ति के माहौल में रंगा रहा। आज श्री बाबा रामदेव मंदिर कोटड़ा धाम में मेले का आयोजन रखा गया, जो प्रतिवर्ष किया जाता है। इस मेले में दूर दराज क्षेत्रों से यात्री दर्शन के लिए आते हैं और ये मेला विगत कई वर्षों से बाबा के स्थान पर भरा जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से गांव का झंडा और आसपास के क्षेत्रों के झंडे काफ़ी तादाद में आते हैं। आज बाबा के 25 क्विंटल दूध की खीर का प्रसाद बनाया गया, जो विगत 21 क्विंटल था, जो इस बार 25 क्विंटल किया गया है। इस मेले में अजमेर ही नहीं, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों से पब्लिक आती है और बाबा की बबूत से यहाँ रोग कष्ट दूर होते हैं। मुख्य रूप से यह तेजादशमी 2 सितंबर को बाबा के एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 15,000 भक्तों की भोजन प्रसादी की जाएगी, जो प्रतिवर्ष की जाती है। लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज का 641वां वन भादवा मेला विधिवत रूप से आरंभ हो गया है। हालांकि मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला लगभग 1 माह पहले से ही शुरू हो चुका था। अब यह धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव रामदेवरा की ओर बढ़ रहा है। लाखों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे हाथों में ध्वजा लिए, कंधे पर थैला लटकाए और पदयात्रा करते हुए बाबा रामदेव जी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर सेवादार पलक बिछाकर श्रद्धालुओं की हर आवश्यक सुविधा को ध्यान रख रहे हैं। इसका मेन बाबा जी का ही है। लोग मंदिर जाते हैं, बाबा जी को भोग देते हैं, और हम जो यहाँ करते हैं हम इनको भोग देते हैं कि आप बहुत धन्य हो जो आप पैदल जा रहे हो, और हम उनका कष्ट दूर करने की कोशिश करते हैं। ये आपका शिविर कितने दिन तक चलता है? ये शिविर भाषा हमारा 7 डेज के लिए रहता है, और मेडिकल जो है अपनी सर्विस वो हम देते हैं 24 आवर्स, और फूड सुबह और शाम को पूरा भोजन इनको दे दिया जाता है, और बीच में चाय बिस्किट, ये 24 आवर है। और जितना हो सके हम कोशिश करते हैं कि ये कम्फर्टली यहाँ पर रहे और फिर आराम करके अपने आगे मोशन में जाए। इस सेवा शिविर में आपके साथ कितने श्रद्धालु और जुड़े हैं? इस सेवा शिविर में मेरा एक छोटा ब्रदर है जो रानी बाजार में रहते हैं, और एक अपने पन्ना बाबू अपने बीका जी वाले जो वो मेरे टच में आए। उन्होंने मेरे से प्रभावित होकर कि यार लंदन से ही आते हैं और हम यहाँ आ ही नहीं सकते, तो वो जब पहली बार आए तो वो बहुत प्रभावित हुए। और मैंने भी पहले दिन क्या किया, मैंने उनको ये कहा कि आपने अगर सेवा करनी है तो ये जो किसी के पैर में छाला छुआ हुआ है उसको पट्टी करो। उससे वो बहुत प्रभावित हुए, और अब से ये पूरा हमारे को सपोर्ट करते हैं। और ये जो मंदिर यहाँ बनाए हैं इसमें भी उनका अच्छा योगदान है, पूरा डायरेक्शन है, उनका आशीर्वाद हम कह सकते हैं। नाम बताइए सर आपका। उनका नाम है शिव रतन जी अग्रवाल, ये बीका जी के ओनर हैं। और प्रदीप जी सूद हमारे समधी हैं। और 2013 में जब बेटी मेरी ब्याही गई लंदन, तो लगातार मैं 2013 से इस सेवा में मैं और मेरे पति लगातार आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक सैलाब है भारतीय मूल्य, परंपराओं और आस्थाओं का, कि अभी भी मेरी संस्कृति, मेरा देश महान नहीं, मेरी संस्कृति महान है। जितने लाखों जटारू जा रहे हैं, सेवा बड़ी बात नहीं है। ये सेवा तो ये है कि हम इनकी सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है। जो जटारू जा रहे हैं वो किस सर्दी, गर्मी, बारिश के अंदर चल रहे हैं, और अगर उनकी हम सेवा कर पा रहे हैं तो ये तो ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उस निमित्त बनाया है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। और यहाँ पूरी मेडिकल फैसिलिटी रहती है, पूरी रात सेवा चलती है। मैं धन्य हूँ कि मेरी बेटी उस संस्कारिक परिवार में ब्याही गई है लंदन के, और मैं नमन करती हूँ प्रदीप सूद और उनके पूरे परिवार को और उनके सेवादारों को।
जो 7 दिन में तो देखिए वर्किंग थी, दोनों बैंक में थे, 2 दिन आकर चली जाती हूँ। लेकिन यहाँ जो सेवादार हैं सुबह शाम रात कुछ नहीं देखते हैं। मेरे समझे -डिग्री से आते हैं और इस गर्मी में उनको मैंने जो सेवा करते हुए देखा है, धन्य है कि वो लंदन जाके भी हमारी भारतीय संस्कृति को जो निभा रहे हैं और हमें भी सीख दे रहे क्या हैं बात। कि कम से कम उस संस्कृति से हम जुड़े रहे। कोटा के नयापुरा किशोर सागर तालाब के पास ग्रामीण हाट परिसर में शिल्प और व्यापार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के साथ साथ बाहर के कई हस्तशिल्पी और कलाकार भी भाग ले रहे हैं। कोटावासी इस मेले का खूब आनंद ले रहे हैं। इस आयोजन में कोटा के उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है और दुकानों को रियायती दर पर आवंटित किया जा रहा है। मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय हस्तशिल्प और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत पहचाने गए उत्पादों को बढ़ावा देना है। अभी एक्चुअली सरकार की तरफ से अभी मैंने MSME में रजिस्ट्रेशन किया है। अभी मुझे इसको चलाते हुए 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो अभी हम धीरे धीरे SSG में भी नगर निगम में प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे काफ़ी लोगों का भी गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनका भी, दोनों ने भी आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अप्रोच दिखाया है। अपने हैंडलूम खादी का कपड़ा है, हैंडलूम वस्त्र बनते हैं जिनके इनके रेडीमेड वगैरह भी बनाते हैं हम। इनके लास्ट पीस बच जाते हैं ना, उन्हीं को। ये ग्रामीण हाट बाजार में कोटा में लगी हुई। हाँ, इसमें एक बाजार सहायता योजना चल रही है जिसमें किराए का 50% सब्सिडी मिलती है। अभी जो किराया लिया है उसका 50% हमारे को बाद में जो हमारे जिला उद्योग केंद्र पे मिलेगा। देखिए, वैदिक रसोई जो है बेसिकली हैंडमेड स्पाइसेस हम लोग बनाते हैं। ओखल के मूसल से हम लोग तैयार करते हैं। तो ये पूरा एक तरह से पुरानी जो परंपरा थी भारत की, उसको हम लोगों ने मोटराइज तरीके से इसको इनोवेट करके लॉन्च किया है। तो ये हाड़ौती क्षेत्र जो हमारा है कोटा का, इसमें ये फर्स्ट प्लांट है जिसको वैदिक रसोई और वैदिक धार 2 ब्रांड नेम से हम लोग उसको प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, मार्केट में लोगों को दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है। गवर्नमेंट की तरफ से तो जिला उद्योग हमेशा सपोर्ट करता है, वो हमें हमेशा प्रमोट करता है और आने वाली स्कीम्स में भी हम लोग अभी इनरोल होंगे यहाँ पे जिला उद्योग में। तो अभी जो स्कीम लॉन्च होगी सरकार की, उसमें हम लोग सब्सिडी वाली स्कीम में भी आएंगे। जी, हमारे पास जो है बेसिकली ये टर्मरिक हम लोग बना रहे हैं, करक्यूमन में कोरिएंडर बना रहे हैं और रेड चिली कश्मीरी ये बना रहे हैं। ऑयल्स में हमारे पास ग्राउंड नट, येलो मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, कोकोनट, वर्जिन ऑयल और आपका ग्राउंड नट, ये 5 तरह के ऑयल्स है और उसको हाइड्रोलिक कंप्रेस करके हम लोग बनाते हैं। तो इसमें वैक्स जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। नॉर्मली घानी में तो क्या होता है, आपकी मैक्सिमम मतलब मिनिमम 2 चर्निंग तो होती है, हमारी 1 चर्निंग होती है। एक हाइड्रोलिक तरीके से हम उसको बनाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा ऑथेंटिक टेस्ट आएगा तेल में भी। और मैं तो ये क्लेम करता हूँ कि मेरे जो काली सरसों है, उस काली सरसों में भी आप पूड़े तल सकते हो, मतलब इतना अच्छा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, धस की प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। तो वैक्स फ्री ऑयल्स हैं। इसके अलावा हम लोग डायबिटिक आटास बना रहे हैं। फ्लोर हमारी चक्की जो है, जैसे आप देखेंगे इस तरह की चक्की जो पहले घरों में चलती थी, इस तरह की चक्की को हम लोगों ने मोटराइज तरीके से बनाया है। तो धीरे धीरे 1 घंटे में 3 से 4 किलो के आसपास ही आटा निकलता है और सूजी फ्री फ्लो में निकलता है। तो उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है, पचने में भी इजी होता है, हाथों में कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आती और आपकी हेल्थ के लिए भी। हस्तशिल्प मेले में हम आज बताएंगे हम आपको प्योर जरी कोटा साड़ी और मिक्स कोटा साड़ी में क्या फ़र्क है सर। पावर लूम से बना हुआ और हाथ से बना हुआ। सर, प्योर कोटा डोरिया अपने हाथ से बना हुआ, एक धागे से निर्मित, पूरी डिजाइनिंग पे निर्धारित होता है और इसके कलर जो कि बने रहते हैं वेजिटेरियन, अपने शरीर को काफ़ी ठंडा और अच्छा रखने में इसमें मदद देते हैं सर। ये अपने कोटा डोरिया साड़ी प्योर जरी में 30% जरी, कम से कम 9,000 से स्टार्ट रहेगी जरी प्रोडक्शन और जाएगा सर 1 लाख 2 लाख अकॉर्डिंग टू जरी कितना लगा है सर उसके ऊपर इसकी। हाँ जी सर, इसमें सिल्वर और गोल्ड दोनों का ही यूज़ होता है सर।
हस्तशिल्प को लेकर के राज्य सरकार निरंतर बढ़ावा दे रही है और इसी के चलते कोटा में जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हाथ से बनी हुई वस्तुओं का यहाँ पर जहाँ एक और विक्रय किया जा रहा है, वहीं प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है ताकि जो जिला उद्योग केंद्र है, वो जो स्वयं सहायता समूह है, जो उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं, उनकी बिक्री हो सके और लोग आत्मनिर्भर बन सके, जो सरकार की योजना है उसका लाभ ले सके। इसी उद्देश्य को लेकर के ये जिला उद्योग केंद्र है, उसके माध्यम से कला दीर्घा में ये मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो काफ़ी सफल माना जा रहा है और माना जा रहा है कि आगे भी इस तरह के मेले निरंतर आयोजित होंगे। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के स्वच्छ भारत और स्वच्छ राजस्थान अभियान को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर नगर निगम ने झीलों की सफाई के लिए बड़ा कदम उठाया है। पिछोला झील की बड़ी पाल पर 2.45 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई अत्याधुनिक डिविडिंग मशीन का विधिवत लोकार्पण किया गया। उद्घाटन समारोह में सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत, शहर विधायक श्री ताराचंद जैन सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक खन्ना ने बताया कि अब नगर निगम के पास 2 डिविडिंग मशीनें हैं। पुरानी मशीन 2013 में खरीदी गई थी और वर्तमान में रंगसागर झील की सफाई में लगी हुई है। नई मशीन महाराष्ट्र से खरीदी गई है और यह मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित है। और हमारी 2 इम्पोर्टेंट झीलें जो पिछोला और फतेह सागर, उसके बीच में एक ही। अब नगर निगम ने यहाँ पर पिछोला में एक डेडिकेटेड डीवीडी मशीन लगाई है और अभी 10 मिनट के राउंड में, 5 मिनट के राउंड में हमने देखा कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है और कितना कचरा ये 5 मिनट में निकाल सकती है। जो ह्यूमन एफर्ट्स है, अब आदमी लगा के उतना कचरा नहीं निकाल सकते। तो जो झीलों को साफ रखने की सरकार की मुहिम है, उसी मुहिम के अंतर्गत ये डीवीडी मशीन है। आज हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय हमारे एमएलए साहिबा, उनके कर कमलों से इसकी शुरुआत हुई और उम्मीद करते हैं कि झीलों को साफ रखेगा। सर, इसकी लागत क्या है? क्या है? ये लगभग 2.5 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। मेकिंग इंडिया है सर, इसका क्या मैसेज है? इंडिया से बनी मेकिंग इंडिया का है जो ये इस तरह के मैसेज क्या है? मुझे कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि ये मशीन मेड इन इंडिया है, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया की मुहिम है, उसको भी ये आज नगर निगम के द्वारा नवीन डिविडिंग मशीन का अनावरण किया गया है, जिसमें माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय शहर और ग्रामीण विधायक महोदय और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सभी लोग अभी मशीन के साथ ही हैं और इसका विधिवत रूप से आज अनावरण किया गया है। ये मशीन लगभग 2.5 करोड़ की लागत से नगर निगम द्वारा खरीदी गई है और क्लीन टेक द्वारा ये सप्लाई की गई है, बॉम्बे से है। पिछोला, फतेह सागर जो भी हमारी झीलें हैं यहाँ पे, उनमें वीड की कटाई के रूप में इस मशीन को काम में लिया जाएगा। देखो, झीलों की सफाई हमेशा ही उदयपुर शहर में एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। यहाँ पे ये शहर ही झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और दुनिया भर से यहाँ पे पर्यटक आते हैं। तो एक पर्यटकों को अच्छा अनुभव दे पाएं और साफ और स्वच्छ झील दे पाएं, उसके लिए अति आवश्यक है कि हम डिविडिंग मशीन का उपयोग करें। एक डिविडिंग मशीन पहले से नगर निगम के पास है, दूसरी डिविडिंग मशीन खरीदी है हमने। हाँ, उदयपुर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है। नई डिविडिंग मशीन आई है जो पानी के अंदर जो घास पैदा होती है, जलकुंभी पैदा होती है, उसको सफाई करती है, उसको बाहर निकालती है बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए। मुझे लगता है ये अपने आप में अद्भुत है। और इसमें एक बात और है, ये मेक इन इंडिया है, ये मुंबई से मंगाई गई है। तो ये नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आह्वान है मेक इन इंडिया का, एक हाथी, एक शेर, जो किस तरीके से हमारी व्यवस्थाओं को बदल रहा है, हमारा अपना है, स्व का जो भाव है, स्वदेशी भाव है, वो जागरण होता चला जा रहा है। लगता है अपने आप में बहुत अद्भुत है। और जिस प्रकार के यहाँ की विरासत है, जीवन मूल्य है, पर्यटकों का आकर्षक स्थल है और विश्व प्रसिद्ध यहाँ की बड़ी होटल्स है, चाहे लीला हो, चाहे ताज का ग्रुप हो, सारी चीजें आकर्षण करती हैं। ये जो आकर्षण है ये बना रहे, उसको लेकर एक काम हुआ है। तो लगता है मैं शुभकामना दूंगा यहाँ के निवासियों को, काम करने वालों को और जो निर्णय लेने वाले हमारे एजेंसीज हैं कि आपने एक बहुत अच्छा तोहफा उदयपुर को दिया है और विशेष रूप पर्यावरण को संरक्षण को दिया है। देखा होगा आपने स्वदेश दर्शन योजना एक बहुत बड़ी योजना है। इसके साथ ही साथ झीलों को संरक्षण को लेकर जो आइकॉनिक प्लेस है, यहाँ एक ब्रांड है, बहुत लंबे समय से हम लोग जानते हैं, इतिहास में दर्ज है, उन सभी को माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने तेजी से आगे बढ़ाया। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार के रूप में भजन लाल जी केंद्र की योजना को धरातल उतार रहे हैं, उसी का एक परिणाम है कि यहाँ का पिछोला और बाकी सारी चीजें, मेवाड़ दर्शन योजना और बाकी सारी जो चीजें हैं धरातल पर उतरती चली जा रही है। मुझे लगता है ये दौर आगे सबको आकर्षित करेगा और यहाँ रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा
और विश्व आकर्षण का जो केंद्र बना हुआ है उदयपुर, उसको और ज्यादा समृद्ध करेगा। जो विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं वो यहाँ आए, अधिक से अधिक संख्या में आए, रुकें। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ का नाइट टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया है, वो सारी चीजें आगे बढ़ रही। मुझे लगता है ये परिवर्तन का दौर है, ये परिवर्तन का दौर विकसित भारत 2047 तक जाएगा। हमारे लिए खुशी का विषय है उदयपुर शहर के लिए। क्या डीवीडी मशीन एक ही थी, ये उदयपुर की इतनी झीलों के अंदर पर्याप्त थी नहीं। उदयपुर टूरिस्टों का मुख्य केंद्र है देश भर के, और झीलें साफ होगी तो टूरिस्ट बढ़ेगा। और मुझे भरोसा है कि वहाँ कश्मीर के अंदर डल झील देखने जाते थे, आज ऐसा वातावरण बिल्कुल उदयपुर के अंदर ये बन रहा है। और झीलें जिस तरह से साफ होगी टूरिस्ट बढ़ेगा। निश्चित रूप से इस शहर के लिए एक आगामी समय के अंदर नींव का पत्थर साबित होगा। आज हमारे नगर निगम में जो ये डीवीडी मशीन लगी है, वास्तव में 2.5 मीटर तक नीचे का जो ये खरपतवार है उसको समेट कर ये साफ करने का जो मशीन का जो काम देखने को मिला है। अभी हम 5 मिनट इधर घूम के आए, नीचे का कचरा उठाकर लेके आ रही है, और इसका कचरा खाद का भी काम करेगा। और हमारे इस उदयपुर की झीलों को साफ करने के लिए जो मशीन पहले थी वो ऊपर की खांजी और उसको तो वो ले लेती थी, मगर नीचे से उठाने में इतनी सक्सेस नहीं थी, या उठाने में जो वास्तव में ये तो 2.5 मीटर से नीचे लेके आ रही है। वो ये हमारी झीलों को साफ करने के लिए जो ये पहल की है, वो भी हमारा हिंदुस्तान की जो मशीन बनी हुई है ये सक्सेस है। ऐसा अभी जो हमारे साथ में जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया कि ये हमारे अनेक शहरों में ये मशीनें चल रही है। और झीलों को साफ करने के लिए हमारे जिला कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय और हमारे सांसद साहब और विधायक महोदय के साथ में पूरे सभी मीडिया कर्मियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में आप हर दम उदयपुर की जो अच्छी न्यूज को और बढ़ा चढ़ाकर जो आप दिखाते हो जनता को, तो इस मशीन का भी आप वास्तव में प्रचार प्रसार आपके माध्यम से जाएगा तो हमारी झीलें के लिए जनता में और रुझान बढ़ेगा और पर्यटक भी बढ़ेगा। मेरे उदय सागर की झील में भी बहुत सारा खरपतवार है, मैं ये साफ हो जाएगी तो उसको भी साफ करने के लिए मैं वास्तव में इस मशीन का उपयोग करने के लिए आग्रह करूंगा। उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से देश विदेश में विख्यात है। ऐसे में पिछोला झील में आज एक नई मशीन उतारी गई जिससे झीलों की साफ सफाई की जाएगी। हमारे साथ उदयपुर शहर वासी है जिनसे हम बात करेंगे कि उदयपुर में आने वाले पर्यटकों को कितनी सुविधा मिलेगी और साफ सफाई के नजर से आप क्या सोचते हैं। राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर में होटल एसोसिएशन को बिलोंग करता हूँ, होटल व्यवसायी हूँ काफी समय से। निश्चित तौर पर आज जो डिविडिंग मशीन का उद्घाटन नगर निगम द्वारा माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय द्वारा किया गया है, निश्चित तौर पर इससे पर्यटन के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित होंगे, क्योंकि उदयपुर की झीलें यहाँ का मूल आधार है, पर्यटन का मूल आधार झीलें हैं। अगर झीलें खूबसूरत रहेगी, साफ सुथरी रहेगी तो पर्यटन अधिक आएंगे। अभी हम देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दिख रही है साफ सफाई। अगर पर्यटन निश्चित तौर पर झीलों की साफ सफाई से पर्यटन बढ़ेगा। सर, झीलों की नगरी के नाम से मशहूर है, देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और हजारों की तादाद में एक बड़े बड़े इवेंट भी यहाँ होते हैं। तो जिले यहाँ की उदयपुर की धड़कन है और इस तरह की साफ सफाई को लेकर कितना महत्व रहता है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि साफ सफाई को लेकर, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के भी निर्देशन में पूरे देश में प्रदेश में साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में नगर निगम द्वारा इस मुहिम को शुरुआत की गई है। पहले भी एक डिविडिंग मशीन है और एक और नई डिविडिंग मशीन लगाई गई। कितना फायदा मिलेगा इससे? जी, निश्चित तौर पर वो मशीन टेक्नोलॉजी पुरानी थी, ये नई मशीन है, नई टेक्नोलॉजी है, तो निश्चित तौर पर इससे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि झीलें का बराबर नियमित रूप से सफाई होगी तो निश्चित तौर पर पर्यटन बढ़ेगा। सफाई को बहुत महत्व मोदी जी का भी आह्वान है, प्लस मोदी जी ने ये भी कहा देश में डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोट किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं झीलों की साफ सफाई रख रखाव डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ावा देने वाली है। उदयपुर बड़े बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन हो गया, और उदयपुर वर्ल्ड फेमस वेडिंग डेस्टिनेशन हो गया। हर आदमी हो, NRI हो, फॉरनर्स हो, इंडियन हो, उसकी चॉइस यदि क्यों ना उदयपुर जाके करो, तो निश्चित तौर पर झीलों की साफ सफाई वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने वाली है। हमारे साथ में एक भैया और, इनसे भी हम बात करेंगे। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर शहर है, झीलों की साफ सफाई को लेकर आज नगर निगम ने एक नई मशीन उतारी, इसको लेकर आप क्या कहें? सर, मेरा कहना है कि जिस हिसाब से हमारे देश में मोदी जी कार्य कर रहे हैं और उनका प्रथम बार से ही स्वच्छता अभियान जो उन्होंने चलाया,
आज उदयपुर की जो पहचान है विश्व पटल पर वो झीलों की वजह से है, यहाँ के पानी की वजह से है। और स्वाभाविक बात है, ये जो डिविडिंग मशीन आई है वो मुंबई से आई है और ये जो खरपतवार अंदर से 6 फीट तक लाएगी वो एक पानी को स्वच्छ करने का काम करेगी और यह पर्यटन के हिसाब से और उदयपुर के लिए बहुत बढ़िया एक अच्छा काम है। तो बिल्कुल पर्यटन की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर शहर है और शहर की साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ मौके पर जो पर्यटक है जो उदयपुर शहर को देखने आए, हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। सर कहाँ से आए सर आप? दिल्ली से। उदयपुर शहर कैसा शहर है, कैसा लगा? अभी तक तो हमको आए हुए सुबह हुआ है, अभी तक तो नीट एंड क्लीन दिखा है जहाँ तक मैंने देखा है। पहले कभी आए क्या उदयपुर में? कभी नहीं, राजस्थान को मैं हूँ प्रॉपर राजस्थान का, मगर उदयपुर पहली बार आया हूँ। जिलों की नगरी है और आज यहाँ के प्रशासन ने मशीन शुरू की है जिससे जिलों की साफ सफाई होगी। आप क्या सोचते हैं? ये अच्छी बात है, सरकार को सोचनी भी चाहिए, यहाँ की पब्लिक को भी सोचनी चाहिए। ये सरकार के सोचने से नहीं होगा, पब्लिक की सोचने से होगा। हम आम आदमी ही गंदा करते हैं। ये क्लीनिंग मशीन की जरूरत नहीं थी अगर ये आम आदमी का गंदा यहाँ नहीं करते तो ये आम पब्लिक की काम है ये सबको साफ रखे, क्योंकि उदयपुर एक लेक ऑफ सिटी है। ये लोग बाहर से आते हैं, फॉरेन से आते हैं इसको देखने के लिए। इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि गवर्नमेंट की, ना कि नगर पंचायत की, ना कि यहाँ के नॉर्मल गवर्नमेंट के लोगों की। तो बिल्कुल ये दिल्ली से आए हुए हैं और ये भी यही कह रहे हैं कि आमजन को जागरूक होने की जरूरत है। दीदी आपका क्या नाम है? मानसी। कैसा लगा उदयपुर शहर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम एक्सप्लोर करने आए हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी उदयपुर सिटी। इसे लेक ऑफ द सिटी कहा जाता है, बहुत अच्छी है। किन किन लोगों के साथ में आए हो, कौन कौन है? ये मेरे पापा, मम्मी, मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी। अच्छा बहू जी, कैसा शहर है? शांत शहर है, जिलों की नगरी है, कैसा लगा आपको आने के बाद? हमको बहुत अच्छी लगी, काफी घूमने में एक्टिव भी है और माहौल भी शांति है, वातावरण भी शांति है, मतलब घूमने के लायक जगह है और अच्छी खासी मतलब की पैलेस है। हम पहली बार आए हैं, हमको तो काफी अच्छी लगी। साफ सफाई को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा साफ सफाई को लेकर विशेष जोर दिया जाता है, तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? साफ सफाई में तो देखिए, कोई भी आम पब्लिक है, हम लोग हैं, यहाँ की जनता है, जहाँ हम लोग आते हैं, खाने पीने की सामान जो खाते हैं उसको अपने जगह पर, जहाँ कचरा रखने वाली जगह कचरा में रखे, ही नहीं कि इधर उधर फेंक दे, यहाँ थूक दिए, वहाँ थूक दिए, वहाँ रख दिए। ऐसी कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। मान लिया प्रधानमंत्री तो नहीं आएंगे साफ करने के लिए, करेंगे तो हम ही लोग ना, वो अपने राह दिखा रहे हैं, तो हम लोग को राह के ऊपर चलना है। तो सफाई कीजिए और स्वच्छ रखिए अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने जिला को, सबको स्वच्छ रखिए ना भैया, सुंदर रहेगा, बीमारी नहीं आएगी और क्या, आप स्वस्थ, सारा दुनिया स्वस्थ। तो बिल्कुल जिलों की साफ सफाई को लेकर का शुभारंभ किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं आम जन को भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। उदयपुर जिला परिषद सभागार में वन स्पोर्ट सेंटर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी ने की। बैठक में महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सीईओ रिया डाबी ने कहा कि महिलाओं को हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने वन स्पोर्ट सेंटर की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और संबंधित विभागों को प्रभावी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि महिलाओं को त्वरित सहायता देने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण और समाज सेवी संगठनों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई योजना चलाई जा रही है। आज जिला परिषद सभागार में एक छोटी सी बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। हमारे साथ सेंटर के संचालिका किरण जी पटेल हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह आज बैठक की गई और महिला की सुरक्षा को लेकर किस तरह की चर्चा हुई। नमस्कार सभी को। आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर महिला सहायता संविधान समिति की हुई है। इसके अंतर्गत महिला के प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है, जैसे कि महिला अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित है सखी वन स्टॉप सेंटर, जो कि घरेलू हिंसाओं पे काम करता है। कैसे महिला को प्रोटेक्शन देते, जैसे हमारा सेंटर है सखी वन स्टॉप सेंटर, उसमें कोई महिला हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम उसकी, जो पीड़ित महिला है, तो सबसे पहले हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और जिससे उसको प्रॉब्लम होती है तो हम उसको बुलाते हैं। अगर काउंसलिंग हो जाती है
और महिला चाहती है कि भाई मैं तो घर पे रहना चाहती हूँ, या फिर सामने वाले को समझा दो, तो हम उनको दोनों की काउंसलिंग, प्रतिपक्ष और मतलब जिससे उसको प्रॉब्लम होती है उसके दोनों की काउंसलिंग करवाते हैं। बहुत केसों में ऐसा होता है कि काउंसलिंग से बात नहीं होती, तो जो संबंधित उस महिला का जो थाना होता है, उस महिला की तरफ से हम उस महिला को लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको जो भी कार्रवाई है, अगर वो थाने से पति को पाबंद करवाना चाहती है या फिर ससुराल पक्ष को जिससे भी उसको प्रॉब्लम है उसको पाबंद करवाना चाहती है, तो वो वहाँ करवा सकती है। महिला सखी वन स्टॉप सेंटर जो थर्ड सहायता देता है वो है चिकित्सक सहायता। मान लो किसी महिला के साथ बहुत ज्यादा मारपीट है, ये ऐसा कुछ है, तो उसको मेडिकल की नीड है, तो वो हम सखी वन स्टॉप सेंटर वाले साथ में रहकर उस महिला को करवाते हैं। चौथा जो है कि अगर किसी भी ऑप्शन से सॉल्यूशन नहीं होता है और जो लास्ट ऑप्शन होता है कि महिला कोर्ट का सहारा ले सकती है, तो हम उसको जो लीगल हमारा बना हुआ है जिला विधिक से पैनल अधिक, हम वहाँ से उसको निःशुल्क पैनल अधिवक्ता भी उपलब्ध करवाते हैं। और जो लास्ट हम देते हैं वो है 5 दिन का स्टे हमारे यहाँ पे है। कोई महिला आती है, किसी ने निकाल दिया, तो 5 दिन तक हमारे यहाँ पे आश्रित हो सकती है। ये सारी चीजें निःशुल्क रहती है और महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से ये सारा होता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिला के हित की बात करते हैं। जब पीड़ित महिला आपके पास पहुंचती है तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है, किस तरह उसको समझाइश की जाती है, क्या मार्गदर्शन दिए जाते हैं? क्योंकि महिला हिंसा एक बहुत बड़ा अपराध है, और अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ किस तरह मुकदमा दर्ज कराया जाए? सबसे पहले सर हम महिला की कंडीशन देखते हैं। अगर मान लो कि नॉर्मली कंडीशन में आई है बिल्कुल साधारण सी, तो हम उसको काउंसलिंग का करवा देते हैं। अगर बहुत ज्यादा मारपीट हो रखी है उस महिला के साथ, तो हम सबसे पहले उसको मेडिकल करवाते हैं। मतलब उस महिला की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हमारे साथ एक और महिला है, इनसे हम बात करेंगे। दीदी, किस तरह की योजना है और महिलाओं को किस तरह आप सहायता प्रदान करती है? जी, मैं महिला अधिकारिता विभाग की महिला सुरक्षा सलाह केंद्र एक नियम अनुदान योजना एक स्कीम है। इसके तहत महिला सुरक्षा सलाह केंद्र जो है महिला थाना परिसर में संचालित है। यहाँ पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं व अन्य किसी भी वर्ग, आयु, जाति के धर्म की महिलाएं हमसे आके संपर्क कर सकती हैं और किसी भी समस्याओं पर वो आकर हमसे बात कर सकती हैं। अगर कोई भी महिला अगर अपने साथ में हो रही हिंसा पर बात करती है तो उसमें हम लिखित में उनसे एक एप्लीकेशन के माध्यम से उनकी शिकायत को सुनते हैं और धीरज के साथ में उनको सबसे सुनते हैं, क्योंकि वो जब आती हैं केंद्र पर तो बहुत ही परेशान और हैरान दुखी होकर आती हैं, तो कहीं न कहीं उनकी बात को कहीं सुना नहीं जाता है, इसलिए आती हैं। तो जब हम हमारे सेंटर पर आती है तो सबसे पहले हम उनको तसल्ली से उनकी सारी बातों को सुनते हैं और उनकी समस्याओं पर बात करते हैं। उसके बाद में हम दोनों ही पक्षों को सिंगल बैठक और संयुक्त बैठक जिसे कहते हैं, दोनों ही पक्षों के साथ में संयुक्त बैठक करते हैं और उसके बाद में महिला अपना के साथ में हम बातचीत करके ये प्रयास करते हैं कि महिला को हम सक्षम बना पाएँ, अपने स्वयं के निर्णय वो ले पाएँ अपने जीवन। इसके अलावा अगर कोई महिलाएं आती हैं जिनको आश्रय या मेडिकल की आवश्यकता होती है, तो हम उनको अस्थायी आश्रय जो सखी वन स्टॉप पे दिया जाता है वो करवाते हैं और उनको जो भी कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, चाहे कोर्ट से हो चाहे पुलिस थानों से हो, वो सारी मदद हम लोगों के द्वारा करवाई जाती है। आप एक महिला हैं, एक महिला का दर्द समझ सकती है। जब किसी के साथ में, किसी महिला के साथ में अत्याचार होता है तो आपके पास में आती है कि उस समय किस तरह की प्रेरणा होती है उसकी, और आप किस तरह उसको एक संतुष्टिपूर्वक जवाब देते हैं जिससे वो उसको राहत मिल सकती है? सर्वप्रथम तो ये होता है कि जब भी एक महिला अपनी समस्याओं को लेकर आती है तो कहीं न कहीं उसकी समस्याओं को कोई सुनता नहीं है, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को अपने घर परिवार, चाहे पीहर पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है, उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब महिला आती है तो हम सर्वप्रथम उनकी बात को बहुत धैर्यपूर्वक सुनते हैं, ताकि वो आधी तो समस्या उनकी वहीं हल हो जाती है कि उनको कोई सुनने वाला मिलता है। बिल्कुल, जब एक महिला दूसरी महिला का दर्द सुनती है तो आधी समस्या का समाधान मौके पर ही हो जाता है। हमारे साथ में एक और दीदी है जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह महिलाएं, आज जो बैठक की गई है, किस तरह का निर्णय लिया गया और महिलाओं के साथ में होने वाले अत्याचारों को लेकर किस तरह डिसीजन लिया गया? नमस्कार। हम अभी आज जो मीटिंग हुई है ये टीफ में हुई है। 3 महिला समाधान समिति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक सखी वन स्टॉप सेंटर, तीनों की मॉनिटरिंग में हुआ, सीओ मैडम की मॉनिटरिंग में हुई है मीटिंग। तो इसमें ये एक महिला जो वन स्टॉप सेंटर के बारे में आपको मैडम ने बता दिया। अब जो महिलाएं हमारे जहाँ फील्ड में हम जाते हैं, वहाँ पे फील्ड में जैसे महिला होगी, जैसे शिक्षा से वंचित होगी, तो वहाँ अगर ड्रॉप आउट जो महिला या बालिका है तो उनको हम जोड़ के उनको
एक अच्छे से उनको मोटिवेट करके उनको हम ये करवाते हैं कि आप अगर 5वीं पढ़ गई हो तो आप डायरेक्ट 10वीं का फॉर्म भर सकते हो और अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हो, ताकि कोई महिला या बालिका को शिक्षा से वंचित ना रहे। और ये जितना पढ़ेंगे उतना वो अपना अच्छा रहेगा। जिसके कहीं ड्रॉप आउट बच्चियां भी है, जैसे हमारे विभाग की जो योजनाएं चल रही है, हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिला लाभ उठाएं, बालिकाएं लाभ उठाएं। जैसे अभी RACIT हमारा चल रहा है तो उसकी लास्ट डेट 31 तारीख है, तो बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें। RACIT जो महिला अधिकारिता विभाग द्वारा अभी चल रहा है, तो RACIT का फॉर्म भर के वो बच्चियां अपने निःशुल्क है उसका, कोई उसका चार्ज नहीं है, तो बच्चियां अपना फॉर्म भरें और RACIT अपनी कंप्लीट करें बच्चियां, और शिक्षा अपनी पूर्ण करें, चाहे महिला हो चाहे बालिका। बस इसी के साथ में यही हो, महिला अधिकारिता विभाग की जो जितनी भी योजना है उनका हम प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि जितनी हो सके महिला अपने जितनी भी परेशानियों से जो सरकार योजना चला रही है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला सकें। तो बिल्कुल महिला की सुरक्षा की बात नहीं, महिलाओं की शिक्षा की बात भी बैठक में की गई। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। शेरगढ़ परिक्षेत्र में 69वीं ब्लॉक स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में खो खो और कबड्डी 14 वर्ष वर्ग की टीमें भाग ले रही हैं। खेल संयोजक श्री भगवान सिंह के अनुसार प्रतियोगिता में कबड्डी की 22 और खो खो की 16 टीमों सहित कुल 38 टीमें भाग ले रही हैं। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने नकाश गेट क्षेत्र का निरीक्षण कर पानी निकासी की स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम श्री गोविंद सिंह भींचर ने बताया कि 2 दिन पूर्व हुई बारिश के कारण इस क्षेत्र में काफी पानी भर गया था, जिसे निकालने के लिए कठिन प्रयास किए जा रहे हैं। पानी निकालने के लिए अलग अलग स्थानों पर पंप सेट और मोटर लगाकर काम किया जा रहा है। नकाश गेट क्षेत्र से लेकर आसपास के तालाब और कांकरिया स्कूल तक लंबी दूरी में पाइपलाइन लगाकर पानी की निकासी सुनिश्चित की गई है। जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर पानी की निकासी की स्थिति जानी और संबंधित अधिकारियों को सड़क मार्ग दुरुस्त करने तथा पानी की समुचित निकासी करने के निर्देश दिए। भरतपुर के जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी वीर विधानसभा की भुसावर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले थाना परिसर का निरीक्षण किया, जहां पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने थाना परिसर के मेस HM कार्यालय, माल खाना, क्वार्टर्स और कंप्यूटर कक्ष सहित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया और उपस्थित सीईओ श्री धर्मेंद्र शर्मा व थानाधिकारी श्री नरेश शर्मा को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। उपखंड कार्यालय पर जिला कलेक्टर के आगमन की सूचना मिलने पर आमजन भी पहुंचे और अपनी समस्याएं प्रस्तुत की। श्री कमर चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन इंस्पेक्शंस होते हैं, एसडीएम ऑफिस का और थाने का इंस्पेक्शन किया गया। इनकी जो कोर्ट की फाइलें हैं वो किस तरीके से डिस्पोज करते हैं, कितना टाइम लगता है, पेशियाँ नियमित चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कोई अननेसेसरी का डिले तो नहीं हो रहा है। जो लोगों की कई बार शिकायतें आती हैं उनकी पर्टिकुलर फाइल्स जो होती हैं उनको एग्जामिन करना, ये सारी चीज़ों को देखा गया है। साथ में एसडीएम ऑफिस का ओवरऑल वर्किंग क्या है, कैसे है, उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ थाने का जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव निरीक्षण होता है वो किया। रेनवाल की श्री गोपाल गौशाला ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। गौशाला अध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा के अथक प्रयासों से लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बनी यह आधुनिक बावड़ी पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बन गई है। इस बावड़ी का निर्माण रेनवाल प्रवासी श्री श्याम सुंदर अग्रवाल के योगदान से हुआ। इसकी लंबाई 300 फुट, चौड़ाई 275 फुट और गहराई 25 फुट है। यह बावड़ी हर वर्षा ऋतु में लाखों लीटर वर्षा जल को संरक्षित करती है। इससे पानी का अपव्यय रुकता है और आसपास के क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ है। ये जो बावड़ी का जो स्थान है, ये भूमि है, ये श्री गोपाल गौशाला की भूमि थी और इसको हम नपाने गए। यहाँ एक सुरजा की तलाई के नाम से प्रसिद्ध एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब में इर्द गिर्द के काफी पक्षी पानी पीते थे, पशु भी पीते थे और हमारे जो पूर्व विधायक हैं लक्ष्मण जी किसान, उन्होंने इसमें एक पाइपलाइन लगाकर
और गर्मियों के टाइम में इसमें पानी भी भरा करते। तो हम जब जमीन को नपाने के लिए गए तो वहाँ काफी पक्षी मृत पड़े हुए मिले। उनको देखकर बड़ी पीड़ा हुई। तो इर्द गिर्द के बुजुर्ग लोगों से, और नाम तो मैंने भी सुन रखा था सुरजा की तलाई, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि ये सुरजा की तलाई ये यही हुआ करती। मृत पक्षियों को देखकर मन विचलित हुआ। मैंने कार्यकारिणी के लोगों से चर्चा की और एक विशाल बावड़ी बनाने का हमने निर्णय लिया। यहाँ 20-20 किलोमीटर तक पूरा खारा पानी था और पक्षियों की और पशुओं के पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। इसको लेकर हमने एक विशाल बावड़ी बनाने का निर्णय लिया। इस बावड़ी निर्माण में हमें हमारे रेनवाल के प्रवासी श्याम सुंदर जी अग्रवाल, जो कलकत्ता में बहुत बड़े बिल्डर हैं, उन्होंने उनसे चर्चा की। चर्चा करते ही उन्होंने 40 लाख रुपए की राशि श्री गोपाल गौशाला को दी। उससे इस बावड़ी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। ये 300 बाई 350 फीट की है और अब तक 22 फीट गहरी है और इसमें 26 फीट के ऊपर वाटर लेवल है और पानी भी बिल्कुल मीठा पानी है, जबकि इर्द गिर्द में पूरा खारा जहर पानी है। इस बावड़ी के निर्माण के बाद से लेकर आज तक कम से कम 10-10 फीट पानी वाटर लेवल इर्द गिर्द की कम से कम 4 पंचायतों में ऊपर आया है। अगर सरकार इसकी ओर थोड़ा भी ध्यान दे और कम खर्चे में जो हमने इस बावड़ी का निर्माण किया है, अगर ऐसा राजस्थान के हर गांव के अंदर बावड़ियों का निर्माण किया जाए तो पानी की समस्या से पूरे राजस्थान को निजात मिल सकती है। और बहुत ही आनंदमयी वातावरण आप देख रहे हो। यहाँ चारों तरफ हमने वृक्षारोपण किया है और बहुत इसको खूबसूरत बनाने के हम उसमें प्रयास में लग रहे हैं। ये दिल्ली स्टेट हाईवे जो 8 है, इसका ये पार्ट ही है। इसी के ऊपर ये जमीन हमारी स्थित है। बनने से ये पूरा रिचार्ज हो रहा है। जयपुर जिले के दूदू के फागी उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ग्राम पंचायत मांदी के हथेली गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। लगभग 45 परिवारों के 200 लोग जलभराव से प्रभावित हुए। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी श्री राकेश कुमार और विकास अधिकारी श्री चरण सिंह चौधरी मौके पर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने उपखंड अधिकारी को तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से घरों के चारों ओर भरे पानी की निकासी करवाई। प्रभावित परिवारों को राशन किट और लगभग 200 लोगों के लिए भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए गए। साथ ही सभी परिवारों को अस्थायी रूप से धर्मशाला में ठहराने की व्यवस्था की गई। तीर्थ नगरी पुष्कर अरावली की पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अनूठा संगम है। जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी पर अब सरकार की योजना के तहत होटल और रिजॉर्ट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण ने सूरज कुंड, कानसगांव, बूढ़ा पुष्कर और मोतीसर क्षेत्रों में रिजॉर्ट निर्माण की तैयारी शुरू की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा तथा स्थानीय विधायक और जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के प्रयास से पुष्कर को वेडिंग डेस्टिनेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में देश विदेश के बड़े व्यवसायी और राजनेता अपने बच्चों की शादियों के लिए पुष्कर को चुन रहे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ 650 से अधिक भव्य विवाह समारोह होते हैं, जिससे पुष्कर की पहचान धार्मिक स्थल के साथ साथ विवाह पर्यटन स्थल के रूप में भी बढ़ी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं तीर्थ नगरी पुष्कर और हम बात करेंगे तीर्थ नगरी पुष्कर में राजस्थान सरकार के द्वारा जिस प्रकार से एक वेडिंग डेस्टिनेशन हब को बढ़ावा देने और साथ ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और साथ साथ पुष्कर तीर्थ नगरी ब्रह्मा कॉरिडोर और पुष्कर कॉरिडोर को लेकर लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा जो प्रयास कार्य है वो किए जा रहे हैं,
उसी के साथ तीर्थनगरी पुष्कर एक वेडिंग डेस्टिनेशन हब के रूप में विकसित होता नजर आ रहा है। उसी कड़ी के तहत आज हम पुष्कर होटल एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ जी है, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ इसका प्रभाव रहेगा, किस प्रकार रोजगार में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि राजस्थान सरकार इसमें लगातार जो इनपुट हो रही है और राजस्थान सरकार भी इसके अंदर कहीं कुछ जगहों पर जो है हिस्सेदारी करती हुई कार्य कर रही है। जी, सबसे पहले सूर्य समाचार पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आज हम बात करने वाले हैं कि तीर्थनगरी पुष्कर में राजस्थान सरकार जो है वो एक वेडिंग डेस्टिनेशन हब के साथ साथ ही तीर्थ के विकास को भी एक महत्व दे रही है। क्या कुछ इसका प्रभाव रहने वाला है, किस प्रकार इसका इफेक्ट आएगा, क्या राजस्व इसमें एक सरकार को मिलने की उम्मीद है? देखिए साहब, है जो मौजूदा जो सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। एक तो सबसे पहले जो टेम्पल कॉरिडोर का जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी अभी रिसेंटली ही, प्लस भारत सरकार का माननीय जो नरेंद्र मोदी साहब का विजन है, टूरिज्म मिनिस्टर साहब का विजन है कि पुष्कर जो है तीर्थ गुरु है और उसको हम दुनिया के नक्शे पे उस लेवल पे लेके जाएं कि हर हिंदुस्तानी को फख्र हो कि ये हमारा तीर्थ गुरु है। और दूसरा, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है टूरिज्म का, उसको देख के ये लग रहा है कि अगले 5 सालों में है जो पुष्कर अपनी नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। कारण ये है कि अब देखिए अजमेर से वंदे भारत का जुड़ा हो गया, चाहे किशनगढ़ है जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का विस्तार है, प्लस टेम्पल कॉरिडोर है, प्लस आपका ये हाईवे जो बाईपास बनाया है पुष्कर के लिए, प्लस वो 4 लेन हो रहा है। रिंग रोड की भी है जो माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं सुरेश रावत, उन्होंने भी है जो उनके प्रयास हैं कि पुष्कर के चारों तरफ का जो रिंग रोड का जो है डेवलपमेंट हो, तो उससे क्या होगा, आवाजाही और जो पुष्कर का विकास है, एंट्री एग्जिट हो बहुत ईजी और सुगम हो जाएगी। और एट प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो पुष्कर के अंदर जो नए होटल के जो बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और ये सारे प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं। मान के चलिए कि करीबन 200-250 करोड़ से के प्रोजेक्ट्स हैं और ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है बड़ी होटल्स का वो नहीं भी करते, करीबन 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का पुष्कर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये इसीलिए है कि सरकार की नीति बड़ी सकारात्मक है, पर्यटन की नीति बड़ी सकारात्मक है, लोगों को जो डेवलपमेंट चाहिए डेवलपमेंट की आस दिख रही है। पुष्कर का रेडियस जो हमारा पहले 5-6 किलोमीटर का हुआ करता था, आज वो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का रेडियस होने जा रहा है। तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है, काफ़ी 5 स्टार होटल्स ऑलरेडी आ रहे हैं। और देखा जाए तो भारत और चाहे डोमेस्टिक ब्रांड हो चाहे इंटरनेशनल ब्रांड हो, सारी ही ब्रांड्स जो है पुष्कर में इन्वेस्ट कर रही है। तो इससे क्या होगा, एक तो डायरेक्ट रोजगार जो होगा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी युवा और जो बालिकाएं जो पढ़ के निकल रही हैं उनके लिए एक डायरेक्ट रोजगार के अवसर मौके पे भी प्राप्त हो जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ में इनडायरेक्ट रोजगार बहुत बड़ा मिलेगा हमें। रीज़न क्या है कि उससे ट्रांसपोर्ट भी डेवलप होगा, एयरलाइंस भी होंगी, प्लस रेलवे का भी विकास चल ही रहा है। अभी पुष्कर मेडका लाइन होने की वजह से है जो टूरिज्म का उसमें और बढ़ावा होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अंदर जो काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। राजेंद्र जी, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ जी। आप जो अभी रिसोर्ट व्यवसाय में हैं जी, कितने समय से हैं? क्या आपने ही शुरू किया है या ये पुश्तैनी आपका ये व्यवसाय जारी है? मुझे सर है जो इस टूरिज्म में ऑलमोस्ट 25 साल से ऊपर हो गए हैं और पुष्कर फूड को जो है ऑलमोस्ट है जो 20 साल होने वाले हैं। और शुरुआत मेरे जो फादर साहब ने करी थी 2005 में और 2006 में फिर मैंने उनको ज्वाइन किया और 2006 से ही मैं इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज जो ब्रह्मा जी की नगरी में बैठे हुए हैं और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से 5-6 होटल्स हैं और ओवरऑल राजस्थान में है जो अभी हमारा उद्देश्य ये है कि हम राजस्थान के अंदर ही अपना डेवलपमेंट करें। एक चीज और इसके अंदर आपने भी देखा होगा क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप करीबन इस लाइन के अंदर 25 सालों से है, तो तीर्थनगरी पुष्कर के आसपास या तीर्थनगरी पुष्कर का परिसर जो आता है उसमें पहले जो शादियाँ होती थी और आज जिस प्रकार ये एक
डेस्टिनेशन हब बनकर उभर रहा है, तो उसका कितना क्या इन विगत सालों में प्रभाव हुआ है? देखिए, हमारे देखते देखते 20 सालों में, जहाँ पे हम लोग देखते थे कि भाई 2010 तक तो पुष्कर में है जो कोई बहुत गिनी चुनी है, कोई साल में 1 शादी होगी, 2 शादी होगी, ठीक है। और ये वेडिंग डेस्टिनेशंस का जो प्रभाव आया है, ये मोटा मोटा जो हम देखेंगे 2015 के बाद में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो उसके बाद पहले अकोमोडेशन हुआ नहीं करती थी, इतने कमरे नहीं थे। अब क्या हुआ, बड़ी होटल आने से है, जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे 100 कमरे चाहिए, 150 चाहिए, 200, तो वो फुलफिल होने लगी बड़ी होटल्स के आने से। तो उसकी वजह से डेस्टिनेशन वेडिंग का जो है ये क्रेज़ भी बढ़ा है। और सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आज की डेट में अगर जयपुर और उदयपुर अगर देखा जाए तो डेस्टिनेशन वेडिंग में नंबर 1 नंबर 2 पे है। लेकिन पुष्कर अपने आप में, बिकॉज़ एक तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी की नगरी है, दूसरा है कि लोगों को लगता है कि चलो इस पावन धरती पे है जो ब्रह्मा जी के दर्शन भी करें और शादी का भी आयोजन कर लें। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि पुष्कर के अंदर छोटे से छोटा व्यक्ति, चाहे जिसका बजट अगर 2 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए हो, और किसी का 1 करोड़ का बजट हो, तो मतलब 5 लाख वाला भी शादी कर सकता है और 1 करोड़ का भी शादी कर सकता है। यहाँ पे ये धर्मशाला हो गई, छोटे होटल्स हो गए, गेस्ट हाउस से लेके मतलब 1 स्टार से लेके पूरा 5 स्टार तक का यहाँ पे आपके पास में सारी सुविधाएं हैं। तो इसी कारण है कि आदमी को लगता है कि भाई, व्यक्ति को लगता है कि भाई हमें शादी जो है पुष्कर से करनी चाहिए। एक तो डेस्टिनेशन सस्ता है और एक जो है रूम्स की अवेलेबिलिटी जो पहले कहीं ना कहीं हमें अखरती थी, वो अब रूम्स की अवेलेबिलिटी ईजी होने लगी है थोड़ा सा। अभी हाल ही में जो है आप लोग जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, तो उनके पास भी क्या प्रस्ताव लेकर गए हैं, क्या कुछ उसका रिएक्शन रहा है, उसका क्या आगे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रस्ताव ये था कि एक तो जितनी भी अजमेर रेलवे स्टेशन है और उसके ऊपर ट्रेनों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके रेलवे स्टेशन को उस लेवल पे डेवलप किया जाए कि चाहे वंदे भारत हो, चाहे शताब्दी हो हमारे, और प्लस चाहे हरिद्वार हो, बिकॉज हरिद्वार का हमारे यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट होता है, लोग जाते भी हैं, आते भी हैं। तो उस वजह से हमारा मेन कारण तो ये था कि प्रस्ताव में कि भाई पुष्कर रेलवे स्टेशन को उस विश्व स्तर पे उसको डेवलप किया जाए और इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों की सुविधा दी जाए, जिससे क्या होगा, एक तो हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, सरकार को भी राजस्व मिलेगा, और पुष्कर का जो एक रीच है कि अजमेर में आने के बाद में फिर आदमी को भी दूसरी गाड़ी लेके और चाहे साधन लेके पुष्कर आना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ईज आउट हो जाए। तो बिल्कुल जिस प्रकार एसोसिएशन अध्यक्ष जो राजेंद्र जी ने जानकारी दी है और बताया है कि इसका क्या प्रभाव आगामी दिनों में रहेगा और किस प्रकार जो राजस्थान सरकार ही केंद्र सरकार भी इसमें लगातार जो है देश भर के अंदर फोकस कर रही है, खासकर जो धार्मिक स्थल है उनके साथ साथ पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना और जगह जगह जो कॉरिडोर जो विकसित कर रही है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, तो उसका कहीं ना कहीं मूलभूत जो है श्रद्धालुओं को तो इसका लाभ मिल ही रहा है और साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और इसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलता जा रहा है। राजेंद्र जी, एक चीज और, अभी अजमेर विकास प्राधिकरण एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, कानस है, सूरजकुंड है, क्या प्रोजेक्ट है, थोड़ा दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, प्रोजेक्ट जो बहुत ही सराहनीय है सूरजकुंड में, जो कि ये एरिया आ गया हमारा जो वेस्टर्न होटल है उसके पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे करीबन 82 हेक्टेयर जो है एडीए की लैंड है, जहाँ पे अभी समतलीकरण का कार्य जारी है। एडीए वहाँ पे सड़कों का निर्माण करेगा, प्लस 3-4 तरह की कैटेगरी लेके आ रहे हैं वहाँ पे। एक रिजॉर्ट्स के लिए, एक अपना फार्म हाउसेस के लिए है, एक इकोलॉजिकल इको टूरिज्म के लिए है। तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन जो है, नौगांव की बहुत सुंदर लोकेशन है। आप तो देखेंगे पीछे जो है अपना नागपाड़ आ गया, सामने पूरे रेत के टुकड़े आ गए और एरिया, प्लस इसमें इन्होंने ग्रीन बेल्ट भी निकाला है कि भाई पब्लिक यूटिलिटीज और उसके लिए भी जगह निकाली है। और आने वाले समय में भी हो सकता है महीने 2 महीने के अंदर या उससे भी जल्दी होगी, तो ऑप्शन की तैयारी चल रही है। तो मेरा निवेदन है कि लोगों को जो पुष्कर के प्रति रुचि रखते हैं और जिनको पुष्कर में कार्य करना है या कुछ नहीं तो अपना फार्म हाउस भी बनाना है, तो एटलीस्ट इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती है जहाँ पे जो एडीए और राज्य सरकार के द्वारा जो सारी सुविधाएं विकसित की जा रही है। एक चीज और इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब से मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जी बने हैं और उसके बाद से उन्होंने खासकर जो है धार्मिक जो स्थान है उन्हीं को चुना है, क्या खास कारण है उसका?
देखिए कहीं पे भी अगर हम जाते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो गया, चाहे कहीं पे भी अगर हम लोग जा रहे हैं, तो धार्मिक जगह का अपना एक महत्व होता है। एक तो लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है, तो सुविधा की दरकार भी ज़्यादा होती है वहाँ पे। अगर आज हम खाटू श्याम जी देखें, चाहे सालासर जी देखें, चाहे हम उज्जैन हो गया, काशी हो गया, अयोध्या हो गया, तो उज्जैन, काशी, अयोध्या का तो है जो जीर्णोद्धार हो गया है। अब अगर पिछली बार अगर हम कुंभ में देखें, तो कुंभ में जो लोगों ने स्नान भी किया, लेकिन अयोध्या जी के भी दर्शन किए, और लाखों करोड़ों करोड़ों भक्तों को है जो ये मौका मिला। फिर उसके बाद में जब उज्जैन का कॉरिडोर बना, तो आज उज्जैन में भी यही स्थिति है कि लाखों करोड़ों जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए है जो पहुंच रहे हैं। तो यही अगर हमारे पुष्कर राज के अंदर अगर कॉरिडोर विकसित होता है और थोड़ा सा सुविधाएं और बढ़ जाती हैं, कनेक्टिविटी हो गई, प्लस आवाजाही के साधन हो गए, नीट एंड क्लीन पुष्कर हो गया हमारा, तो लोगों को ये होता है कि चलो जो हमारा तीर्थ का सपना भी पूरा हो गया, और साथ ही साथ में ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे आदमी 2 दिन आराम से गुजार सकता है। देखिए यहाँ पे पर्वतमाला है, झील है, प्लस अजमेर नगरी है, पृथ्वीराज चौहान की, पुष्कर राज है, हमारे आसपास में जो फूलों का गुलाब की खेती का आनंद लिया जा सकता है। जी, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि कहीं न कहीं जो पुष्कर की जो प्राकृतिक सौंदर्यीकरण है और एक धार्मिक महत्व है, ये एक बहुत बड़ा महत्व रखता है पुष्कर के लिए। इसमें मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अपने स्थानीय पुष्कर के जो विधायक है सुरेश सिंह रावत जी, तो वो 2 बार विधायक रहे हैं और इस बार वो कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी कितनी भूमिका है और क्या लगता है उनके कितने प्रयास से आज ये पुष्कर कहाँ से कहाँ? देखिए विधायक साहब का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए कि उनकी अपनी रुचि है कि मेरा क्षेत्र है, ठीक है, और मेरी जनता है, जनता से वो विशेष प्रेम, और विधायक जी इतने वो है कि भाई आप इजीली उनको अप्रोच कर सकते हो। वो चाहे मंत्री भी बन गए हों, लेकिन उनको खाली एक फ़ोन कॉल करने की देरी है कि वो आपके सामने उपस्थित हैं या आप उनके सामने उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो विधायक जी की भी विशेष रुचि है कि भाई मेरे रहते रहते या जब तक मैं हूँ, भाई मेरे कार्यकाल में पुष्कर है जो एक अपने आप में है जो नेक्स्ट लेवल पे डेवलप हो, तो लोगों को ये लगे कि भाई हाँ विधायक साहब ने जो बहुत अच्छा कार्य किया है, और वास्तव में कर भी रहे हैं। आप देखिए अभी जो रिसेंटली अपना घाटों का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, प्लस बाकी के जो दूसरे काम जो लाइनअप है पुष्कर को जो कॉरिडोर से और दूसरे हैं रिंग रोड के लिए भी काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके अगर पुष्कर के चारों तरफ रिंग रोड हो जाए तो हमारा जो एंट्री एग्जिट है आवागमन है जो वो बहुत ही अच्छा हो जाए। मैं 2 सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि इसमें अभी आपने देखा होगा कि इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा रामदेव जी का मेला चल रहा है जी, और राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं जो है पैदल चलकर हाथ में झंडा लेकर जो है रामदेव जी के दर्शन किए, उसको लेकर क्या कहना? देखिए जो शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रुझाव है वो सनातन की तरफ बहुत अच्छा झुकाव है उनका, चाहे ये हो अपना रामदेव जी का हो गया, चाहे ब्रह्मा जी हो गया, चाहे सालासर जी का हो गया, चाहे कहीं पे भी हम देख रहे हैं, चाहे अपना गोविंद देव जी का हो गया, मतलब जितने भी धार्मिक स्थल है तो मुख्यमंत्री जी की और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की ये बहुत ही हार्दिक इच्छा है कि इन जगह को जितना जल्दी हो सके, तो जितने भी हमारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनके लिए ये, बिकॉज ये क्या एक पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की, भाई जब मैं यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे कितनी सुविधा है और कितनी असुविधा हो रही है, तो वो आज एज अ मुख्यमंत्री यात्रा नहीं कर रहे हैं, एक भक्त की जैसे यात्रा कर रहे हैं और बाकी भक्तों को देख रहे हैं कि कहीं इनको कितनी असुविधा हो रही है, तो इनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। तो अभी जो मौजूदा सरकार है उनका यही प्रयास है कि जितने भी अपने तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया डेवलप किया जाए। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे और है कि पुष्कर में जो है देश विदेश के लोग जो अपने भारतीय प्रवासी भी बाहर विदेशों में रहते हैं वो भी पुष्कर में आकर जो है शादी समारोह यहाँ पर करते हैं, तो क्या खास कारण है? कुछ 2-3 ऐसे पॉइंट जिसके कारण वो अपने तीर्थ में भी पुष्कर को चुनते हुए आ रहे हैं। आप देखेंगे कि पुष्कर जो है धार्मिक स्थल होने के साथ साथ में पर्यटन स्थल भी है, ठीक है, और देश की जानी मानी हस्तियों ने यहाँ पे आके चाहे अपने पुत्र हो चाहे अपनी पुत्री हो उनके विवाह किए हैं। माननीय नड्डा साहब हैं, उन्होंने अपने पुत्र का जो विवाह है पुष्कर से किया। अभी जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मोहनलाल जी यादव, उन्होंने अपना जो पुत्र का विवाह है
और भी देश की जानी मानी हस्तियां हैं। इसके मैंने तो आपको पहले भी एक कारण बताया था कि एक तो ब्रह्मा जी की नगरी है, तो सबसे बड़ा ये रहता है कि भाई शादी के साथ साथ में ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद हो जाए, और जितने भी जो चाहे शादी में घराती और बाराती जो आ रहे हैं वो लोग हैं जो तीर्थ स्थल पे जो है चाहे पुष्कर सरोवर का स्नान कराने ले सकते हैं ब्रह्मा जी के दर्शन करके। और उसके अलावा और भी देखिए यहाँ पे सावित्री माता जी का भी है, चामुंडा माता का भी है, अजमेर भी हो गया अपना। तो 2 दिन लोगों को मेन आकर्षण ये रहता है कि चलो पुष्कर जा रहे हैं तो 2 काम हो जाएंगे भाई, एक तो शादी में हाजिरी लग जाएगी और दूसरे जो है दर्शन हो जाएंगे, यही मेन कारण है। तो बिल्कुल आज जिस प्रकार हमने राजेंद्र जी से जो बातचीत करी है, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक मैसेज जो है उन्होंने बताया है किस प्रकार तीर्थ नगरी पुष्कर में एक रिसोर्ट जो व्यवसाय है, होटल व्यवसाय है, उसको लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा जो कार्यरत जो कदम उठाए जा रहे हैं वो वाकई में एक महत्वपूर्ण है। और साथ साथ धार्मिक स्थलों को जो है जीर्णोद्धार और उनके श्रद्धालुओं की सुख सुविधा और उनके आवागमन को लेकर जो कदम आगे जो उनके द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं और जो कार्य किए जा रहे हैं वो वाकई में एक महत्वपूर्ण है। खासकर पुष्कर तीर्थ नगरी के अंदर जो स्थानीय विधायक सुरेश सिंह रावत है, उनके प्रयास काफ़ी जो महत्वपूर्ण यहाँ के स्थानीय जो जनता के द्वारा कहे जा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे कदम है, बहुत महत्वपूर्ण प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही हम बता दें कि दर्शकों अजमेर विकास प्राधिकरण जो है जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट जो है वो पुष्कर तीर्थ नगरी के अंदर लेकर आने वाला है और उसके प्रयास जो है वो शुरू हो चुके हैं। जल्द ही जो धरातल पर ये सभी आपको जो है पुष्कर तीर्थ नगरी में आपको देखने को मिलेगा और आगामी दिनों के अंदर जो राजस्थान सरकार है वो कहीं ना कहीं और इसके जो तीर्थ के विकास को लेकर, तीर्थ पर्यटन स्थल को लेकर आगे कई नए महत्वपूर्ण जो है नवाचार करने वाली है। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ सीताराम गेड़ो, सुजय समाचार, पुष्कर। टोंक जिले में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना को लेकर जिला परिषद सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर देवली ओनियारा विधायक श्री राजेंद्र गुज्जर सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यशाला में योजना के नवीन प्रावधान, आय व्यय, पंचवर्षीय और वार्षिक कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि अब जिला परिषद के सीईओ को योजना का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। पहले यह जिम्मेदारी खनन विभाग के अधिकारी की थी। साथ ही गवर्निंग काउंसिल और मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है, जो यह तय करेगी कि डीएमएफटी फंड का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में कैसे और कहां किया जाएगा। डीएमएफटी का पैसा सही जगह लगे उसके लिए प्रस्ताव बने और जो खनन क्षेत्र के जो काम होते हैं उससे प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको, चाहे सिलिकोसिस बीमारी हो, चाहे उनके कोई स्कूलों का हो, सड़कों का हो, किसी प्रकार के उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जो रॉयल्टी के माध्यम से पैसा आता है उसका कुछ प्रतिशत भाग उनके विकास के लिए लगे, उसके लिए बैठक थी। यहाँ खनिज बजरी का जो खनन होता है उसके माध्यम से जो रॉयल्टी मिलती है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा विकास कार्यों में टोंक में भी लगेगा। जहाँ जहाँ भी खनन होता है वहाँ उसके 10 से 15 किलोमीटर का एरिया है और प्रत्यक्ष रूप से उसके अप्रत्यक्ष रूप से 25 किलोमीटर के एरिया में जो भी विकास कार्य हैं वो सब इन पैसों के माध्यम से होंगे ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, और इसीलिए आज इस बैठक हुई। बिल्कुल सरकार नियमानुसार खनन का कार्य चल रहा है और जहाँ अवैध खनन है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। जो भी अवैध खनन करता है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती आ रही है और नियम से कर रहे हैं, उनसे रॉयल्टी वसूल की जा रही है। आज बेसिकली डीएमएफटी प्रधानमंत्री जो खनन योजना है जिसमें खनन प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह से विकास का काम कराया जा सकता है उसके बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई। जो डीएमएफटी योजना है उसमें पूर्व में जो योजना थी उसमें अब थोड़ा परिवर्तन किया गया है और पूर्व में माइंस डिपार्टमेंट मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे, अब उसमें सीईओ जिला परिषद को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है और गवर्निंग काउंसिल और मैनेजमेंट कमेटी और इन सब कमेटियों का गठन किया गया है। तो जो डीएमएफटी का फंड है उसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा, कौन कौन से फील्ड है जिसमें इसका खर्च होगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, जो मेनली जो प्रभावित क्षेत्र है
उसमें कितना परसेंट खर्च होगा, कितने किलोमीटर खनन से कितने किलोमीटर तक के रेंज में खर्चा होगा। तो वो सब चीज़ें जो नई जो स्कीम आई है प्रधानमंत्री खनन विकास योजना, इसके बारे में एक कार्यशाला आयोजित करके सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी विभागीय अधिकारियों को इसमें एक जानकारी दी गई है। अब उसके बाद सभी विभागों से और नीचे ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लेकर उसका एक एक्शन प्लान, 1 ईयर एक्शन प्लान और 5 ईयर एक्शन प्लान बनाया जाएगा और फिर एक्शन प्लान के हिसाब से कार्य स्वीकृत करके कार्य किया जाएगा। मंडावा के खालासी गांव की 17 वर्षीय मिश्का चौधरी ने चाइना में आयोजित यूथ एशियन गेम्स के तहत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट क्लाइंबिंग द्वारा आयोजित वुमेन स्पीड प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 20वां स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता 20 से 24 अगस्त 2025 तक गुयांग, चाइना में आयोजित की गई। मिश्का की इस उपलब्धि से परिवार और खालासी गांव में खुशी का माहौल है और गांव में मिठाइयां बांटी गई। इससे पहले मिश्का जापान में भी वुमेन स्पीड प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व कर चुकी है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट क्लाइंबिंग द्वारा होने वाली प्रतियोगिता यूथ एशियन चैम्पियनशिप, जो चीन में एक जगह है गुयांग, वहाँ हुई है। इसमें हमारे गांव की बेटी मिश्का चौधरी है, इसने भाग लिया था और इसने इस प्रतियोगिता में 20वां स्थान प्राप्त किया है। इसकी इस उपलब्धि से हमें बहुत खुशी है, हमारे पूरे गांव में खुशी का माहौल है, हमारे रिश्तेदारों में सब जगह इसकी बड़ाई हो रही है। मिश्का ने 17 वर्षीय वुमेन स्पीड प्रतियोगिता है, इसमें 20वां स्थान प्राप्त किया। इससे पहले भी मिश्का जापान में भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रतियोगिता में कर चुकी है, वहाँ भी इसका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। ये बहुत अच्छा खेल रही है। आशा है हमारी सब की ओर से इस बेटी को ये आशीर्वाद है कि ये आगे और भी जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें और अच्छा प्रदर्शन कर भारत का, हमारे गांव का और हमारे देश का सबका नाम रोशन करे। मंडावा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत टाई में स्थित सरकार द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण पंचायत समिति मंडावा के विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण मीना ने किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रसोई में साफ सफाई और परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की। मौके पर ही बीडीओ श्री लक्ष्मी नारायण मीना ने रसोई में बने भोजन का स्वाद भी चखा। उन्होंने व्यवस्थाओं और कार्यों का अवलोकन करते हुए संचालक को भोजन की गुणवत्ता सुधारने और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के आवश्यक निर्देश दिए। ग्राम पंचायत में अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रसोई में स्वच्छता एवं भोजन की क्वालिटी अच्छी पाई गई, साफ सफाई भी है और अभी 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 4 ही कूपन जारी किए गए हैं। जो कम है, ऐसे लोगों में जागरूकता नहीं है या कम है या बरसात की वजह से कम आ रहे हैं। बाकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सही है। 8 रुपये पर डाइट लिया जा रहा है। फ्लेक्स बोर्ड वगैरह सब सही है, घड़ी भी लगी हुई है और कूपन पे प्रार्थी के या भोजन करने वाले के नंबर आ रहे हैं। धन्यवाद। नाथद्वारा नगर पालिका ने नशा मुक्ति अभियान के तहत जन जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। दौड़ में उपखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने त्रिनेत्र सर्किल से कृष्णा सर्किल तक भाग लेकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। उपखंड अधिकारी रक्षा पारिक ने सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई और बताया कि इस अभियान के तहत नगर में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक बहुत ही रोमांचकारी आयोजन नगर पालिका उपखंड प्रशासन के द्वारा किया गया, जिसमें नशा मुक्ति मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें हमारे टेम्पल बोर्ड, नगर पालिका, उपखंड प्रशासन के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं आशा करती हूँ कि इससे हमारे जो यूथ हैं उनमें एक मैसेज जाएगा कि हम सभी खुद भी नशा नहीं करें और बाकी लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आपके माध्यम से भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सभी नशा मुक्त भारत का अभियान
इसमें जोर शोर से भाग लें और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्प लें। सिरोही जिले के माधव विश्वविद्यालय परिसर में जिला रोजगार कार्यालय और माधव विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश भर से 60 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। मेले में 1000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशे। कंपनियों ने मौके पर ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए साक्षात्कार आयोजित किए। रोजगार कार्यालय के अधिकारियों ने युवाओं को करियर संबंधित जानकारी दी और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस प्रकार के रोजगार मेले न केवल युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करते हैं बल्कि उद्योग जगत और शिक्षण संस्थाओं के बीच भी सेतु का काम करते हैं। आज ये कहते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि माधव विश्वविद्यालय में आज 60 से भी ज़्यादा कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं युवाओं को रोज़गार देने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं और अपेक्षा करता हूं युवाओं को कि उन्हें अच्छा रोज़गार प्रदान होगा। और माधव विश्वविद्यालय जो अपने लक्ष्य को लेकर चल रहा है, डेडिकेट टू एक्सीलेंस, उसके लिए हम बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोज़गार प्रदान करवाने के मकसद में हमेशा निरंतर प्रयासरत रहेंगे। और बहुत जल्द ही माधव विश्वविद्यालय आपको इससे भी बड़ा मेगा जॉब फेयर लेकर के आएगा। इसी के साथ मैं सभी आने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कंपनियों को धन्यवाद देता हूं और जय हिंद, जय भारत। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये प्रयास जो है मेगा जॉब फेयर 2025, ये हम लोगों ने जिला रोजगार कार्यालय और राजस्थान सरकार के साथ मिलकर करा है। इस प्रयास में 60 से ज़्यादा कंपनी फिजिकली प्रेजेंट हैं, जिनमें देश विदेश से आई हुई कंपनीज़ हैं, जिनमें यूके से, दुबई से, इसके अलावा अलग अलग स्टेट से आई हुई कंपनीज़ हैं, जिनमें दिल्ली एनसीआर से भी बहुत सारी कंपनीज प्रेजेंट हैं। 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए ये प्रयास करा जा रहा है। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि माधव विश्वविद्यालय के प्रयास स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन डेवलपमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हम लोग डे एंड नाइट प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास राजस्थान के लिए भी और इस देश के लिए भी आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगे। माधव विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का कौशल ये राजस्थान ही नहीं अपूर्ण पूरा विश्व देखेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। डिडवाना जिले के नावा में राज की श्रीमती रुक्मणी देवी रामदेव लड्डा पीजी महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव और भवन व भूमिदाता स्वर्गीय रामदेव लड्डा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। समारोह में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले छात्रों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर वंदना चौधरी ने लड्डा परिवार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के हित में किए गए ठोस कार्य अमर होते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कॉलेज में तीनों संकायों में 1000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें 66% छात्राएं हैं। गत वर्ष का परीक्षा परिणाम 96% रहा, जो उत्कृष्ट है। गंगापुर सिटी में नगर परिषद सभापति श्री शिवरतन अग्रवाल ने नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागवार जाकर कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा की और लंबित फाइलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। सभापति ने कहा कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं, ताकि आमजन को राहत मिल सके। निरीक्षण के दौरान सभापति ने रिकॉर्डों की स्थिति जानी और कर्मचारियों से उनकी दायित्वों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी कार्मिकों से नियमित रूप से अपनी सीट पर उपस्थित रहने और जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में कोई कर्मचारी कार्य समय में अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार संपन्न होने के बाद पट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। पट खुलते ही भक्तों का सैलाब बाबा श्याम के दरबार में उमड़ पड़ा और मंदिर परिसर खाटू नरेश की जयकारों से गूंज उठा। अमावस्या के दिन स्नान और तिलक श्रृंगार के बाद बाबा श्याम का आकर्षक श्रृंगार किया गया। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विशेष गार्ड्स तैनात किए। वहीं थानाधिकारी श्री पवन चौबे के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता सुरक्षा व्यवस्था में सतर्क रहा।
आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।